कार्य में शिक्षा कृषि हत्या के विषय पर घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। क्या आप इनके सवालों पे जवाब देने के लिए तैयार हैं? मैं और मेरी कैबिनेट के सभी मंत्री विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का लेखा सदन में रखेंगे और विपक्ष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्यवाद। मैं कुमारी अंजलि राजा विश्व महाविद्यालय जयपुर से जो कि आज युवा संसद की एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज से संसद का सत्यारंभ हो रहा है। आप किन विषयों पर सरकार से प्रश्न पूछना चाहेंगे? आप संसद के सत्रों को किन सरकारों को घेरने की चेष्टा करेंगे? अंजलि जी, हमने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमारे सांसदों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर सरकार से बहुत कुछ पूछना है। हम प्रत्येक क्षेत्र में सरकार की कमियों को जनता के सामने लाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री जी, जो शिक्षा नीति आप लाने जा रहे हैं, क्या इससे संतुष्ट है? रिपोर्टर महोदय, हम 35 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, जो कि काफी शोध के उपरांत तैयार की गई है। वह भारत के बच्चों के पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सभी सांसदों व बाहर से आए हुए अतिथिगण का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी के साथ आज दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, सूरज कुमार की कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं, उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं सूरज जो की कुरुक्षेत्र क्षेत्र से युवा संसद का लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखूंगा तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निभान करूंगा। कृपया आप सीट नंबर 36 ग्रहण कीजिए। कुमारी अमन जो कि अमृतसर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शपथ ग्रहण करेंगी प्रतिज्ञान। आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? अमृतसर लोकसभा संसदीय क्षेत्र को युवा संसद का स्वरूप निर्वाचित हुई है। अपनी सोलहवीं विधि स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखांगी। देश की प्रभुसत्ता से अखंडता बनाए रखांगी। देश में ग्रहण करने वाली
कुमारी नेहा जो कि लखनऊ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुई है, उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेना चाहेंगी? आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? अहम नेहा लखनऊ क्षेत्रात् युवा सांसद लोकसभा सदस्य रूपेण निर्वाचित अस्मि। अहम ईश्वर नाम्ना शपथामि यत् अहं विधिना स्थापित भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां धारयिष्यामि तथा यत् पदं ग्राह्यम् अहम् उद्यत अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं करिष्यामि। धन्यवाद महोदय। जय श्री राम, जय भारत। कृपया आप सीट नंबर 40 ग्रहण करें। मिस्टर आशीष जो कि त्रिवेणी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं, उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? I, Ashish, having been elected a member of Youth Parliament from Thiruvallur constituency to swear in the name of God strongly, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by that established, and that I will uphold sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. कृपया आप सीट नंबर 36 ग्रहण करें। माननीय सभासदों, मैं आपको यह दुखद संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। डॉक्टर सिंह एक अध्यापक, प्रोफेसर, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, RBI के गवर्नर तथा योजना के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में देश के आर्थिक सलाहकार तथा वित्त मंत्री भी रहे। देश को आर्थिक शक्ति बनाने में डॉक्टर साहब का योगदान यह देश भुला नहीं सकता। मैं उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी मृत्यु पर सदन में शोक प्रकट किया गया, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब के चकवाल जिले में हुआ था। 1947 में देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से DPhil किया। तत्पश्चात उन्होंने प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। भारत में आर्थिक संकट में भारत को उभारने में उनका विशेष योगदान रहा। जब वह वित्त मंत्री थे, 2004 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। वह भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अहम योगदान दिया। मैं अपने दल की तरफ से उनके पूरे परिवार को
गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके वह सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को सहयोजित करती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के गदर गांव में हुआ था, उन्होंने विभाजन की क्रांति को भी झेला था और उच्चतर शिक्षा हासिल की। परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने उच्चतर शिक्षा हासिल की थी तथा भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। 1972 से 1976 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे तथा बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। 1982 से 1985 तक भारतीय के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे तथा भारत को आर्थिक संकट में 1991 में कोई भरने वाला था तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे। आज जो हम विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, वह उन्हीं की अथक मेहनत का परिणाम है। वित्त मंत्री वह प्रधानमंत्री, उनके रूप में उन्होंने भारत के सशक्तिकरण को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं शोक संपन्न परिवार को अपने बहन दल की तरफ से संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। धन्यवाद महोदय। प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रियों का सदन में परिचय करवाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व आपके माध्यम से सदन में नए मंत्रियों का परिचय करवाता हूँ। आप है कुमारी मंजीत, शिक्षा मंत्री। आप है कुमारी मनप्रीत, कृषि मंत्री। धन्यवाद। सम्मानित सभासदों, मुझे घोषणा करनी है कि इटली के विदेश मंत्री मिस्टर एंटोनियो तजनी व उनकी सहयोगी क्योटो शालिनी तथा थायरी मेथाक 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर है। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करती हूँ और देश में उनके सुखद लाभप्रद यात्रा की कामना करती हूँ। हम कामना करते हैं कि यह मित्रता के संबंध में ऐसे ही बरकरार रहे तथा भारत और इटली एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। आज की कार्यवाही का अगला मत प्रश्नकाल। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभी सभासदों को बांट दिया जाए। जी महोदय। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 301 कुमारी मनप्रीत। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि भारत के किसान की मांगों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही। भारत के किसान वर्षों से एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं कर रही। हमारे देश के हजारों किसान कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। महोदय, सरकार किसानों को दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दे रही। ऐसा क्यों? क्या वे सब भारतीय नागरिक नहीं हैं? कृपया बताएं। धन्यवाद महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्तों, इसे खोना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को यह बताना चाहती हूँ कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, नियंत्रण दिन रात जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है। किसान हमारे अन्नदाता है, हमें भी उनकी भलाई की चिंता है। इसीलिए हम 3 कृषि कानून लेकर आए थे, परंतु कुछ लोगों को तो यह कानून पसंद नहीं थे। इसीलिए किसान उनके बहकावे में आकर उन कानूनों का विरोध किया। फिर हमने किसानों की बात मानी और ना चाहते हुए भी तीनों कृषि कानून वापस लिए, जबकि ये किसान हितैषी कानून थे। महोदय जी, हमारी सरकार ने किसानों के लिए पहली बार किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की थी, जिसमें किसानों को प्रति वर्ष डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में 6000 रुपए दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने जहां तक
सवाल एमएसपी का है तो हमारी सरकार प्रत्येक फसल की एमएसपी प्रति वर्ष निर्धारित करती है। सरकारी खरीद भी इसी दर से होती है महोदय जी। रही बात किसानों से बात करने की, तो हमारी सरकार हमेशा किसान संगठनों से बात करने के लिए तैयार रहे हैं, बशर्त यह रही है कि बात संविधान के दायरे में होनी चाहिए। और कौन कहता है कि किसान भारत के नागरिक नहीं है? किसान भारत के नागरिक थे, हैं और रहेंगे। और किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से नहीं रोका जा रहा है। अगर रोका जा रहा है तो केवल उल्टनबाजी करने से रोका जा रहा है, जिसका कि प्रत्यक्ष परिणाम हम सब ने पिछली बार किसान आंदोलन में लाल किले पर देखा था। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 302 मिस्टर सागर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से बड़े चिंतित विषय पर यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न क्या है। दिन प्रतिदिन सड़क हादसों में वृद्धि होती जा रही है, जिसमें कई हजारों कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? प्रश्न क्या है, आज की युवा पीढ़ी में नाबालिग बच्चे तीव्र गति से सड़कों पर वाहन लेकर दौड़ते हैं, वह खुद तो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, औरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है, कृपया बताएं। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को यह बताना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2005 में 4,39,260, वर्ष 2014 में 4,99,400, वर्ष 2020 में 3,66,000 सड़क दुर्घटना पूरे भारत में हुई है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार आने के पश्चात सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। महोदय, हमारी सरकार ने पूरे भारत में बिना भेदभाव के उन सड़कों का निर्माण कराया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में 30 अक्टूबर से परियोजना में 4,72,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि सहित देश में अलग अलग हिस्सों में उन्नत सड़कों का निर्माण हुआ है। हमारी सरकार सड़कों के गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ लोगों को नियमों के प्रति भी जागरूक कर रही है। इन सब प्रयासों से दुर्घटनाओं में भविष्य में निश्चित ही कमी आएगी। खैर महोदय, नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर यदि दुर्घटना होती है तो बच्चों के माता पिता पर सजा व जुर्माने का प्रावधान कानून में किया गया है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 303 कुमारी मनीषा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जो दिल्ली का हृदय है, दिल्ली इज द हार्ट ऑफ आवर कंट्री। मैडम, यह है कि हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि सांस लेना दुर्बल हो गया है। दिल्ली की आबोहवा साफ सुथरी नहीं रही है। मैडम, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे व प्रत्येक व्यक्ति को। अब वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में साफ हवा के लिए कैफे खोले जाएंगे। मैडम, दिल्ली में इतना प्रदूषण हो चुका है कि सांस लेना दुर्बल हो गया है। विदेशी पर्यटक आने से पहले 100 बार सोचते हैं कि सांस आएगी या नहीं। अंत मैडम, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि इस गंभीर विषय पर उनका मंत्रालय क्या कार्य कर रहा है, यदि नहीं तो क्यों। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को यह बताना चाहती हूँ कि इस विषय पर हमारी सरकार ने आते ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत नेशनल एयर क्वालिटी का इंडेक्स का शुभारंभ कर दिया है, जो कि दिल्ली सहित भारत के विभिन्न शहरों की AQI को बता देता है। साथ ही दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी एयरली वार्निंग सिस्टम को भी डेवलप IITM पुणे द्वारा बनाया गया है। मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि इस विषय पर हमारी सरकार ने दिल्ली में हर वर्ष होने वाले प्रदूषण का कारण जानने का पूरा प्रयास किया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व दिल्ली के किसानों को फसली अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद किया जा रहा है, वह स्थानांतरित भी किया जा रहा है। दिल्ली में आने वाले डीजल वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। पुराने वाहनों के लिए स्केल पॉलिसी लाई जा रही है। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाए जा चुके हैं ताकि अन्य राज्यों से जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश न करना पड़े। मैं सांसद महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि शीघ्र ही इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 304 कुमारी आरती। लोगों ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि देश में अल्पसंख्यकों से भेदभाव की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश संभल में अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल के सर्वे के दौरान 4 अल्पसंख्यक मारे गए। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? अभी महोदय जी, कुछ दिन पहले राजस्थान में अजमेर शरीफ पर भी बहुसंख्यक समुदाय ने अपना दावा कोर्ट में पेश किया। इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? ऐसे तो भारत देश में अल्पसंख्यकों का रहना कठिन हो जाएगा, वह देश की विश्व में छवि भी खराब होगी। सरकार इस गंभीर विषय पर क्या कार्रवाई करने जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? धन्यवाद महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसके दिल में गंगा और हाथ में तिरंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की शरणस्थली माना जाता है और 7 समुद्र पार के परदेशियों को भी वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के तहत अपने भाई बहन मानते हैं। यह प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष है। क्या भारतीय संविधान में भाषाई और अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। महोदया, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कहीं पर भी दुर्व्यवहार नहीं होता। उतनी विश्व के किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को नहीं है। सरकार की सभी सरकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। जहां तक बात संभल घटना की है तो वहां पर कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है। मामला कोर्ट में है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने इस सर्वे में बाधा डालने का कार्य किया, व माहौल बिगाड़ने का कार्य किया। राज्य सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए शरारती लोगों की पहचान कर उन्हें उचित सजा देने का कार्य किया। पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, भीड़ में से ही गोली चली थी, जिसमें कुछ 1 लोगों के मारे जाने की सूचना है। केंद्र सरकार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। महोदया, साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में विदेशी ताकतों का भी हाथ होने का संदेह है, इसलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। शीघ्र इस पर रिपोर्ट आ जाएगी, किसी भी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा। खैर, अजमेर में भी सरकार की किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है। एक पक्ष ने मामला कोर्ट में दाखिल किया है और उस पर कोर्ट अपने विवेक से निर्णय लेगा। हमारी सरकार सभी अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखती है, व आगे भी रखती रहेगी। धन्यवाद महोदया। माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? क्या इस बढ़ती हुई महंगाई की आंधी को नहीं रोका जा सकता? आज तक डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य तेल से लेकर खाद्य पदार्थ तक के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या एक आम आदमी इस बढ़ती हुई महंगाई को सहता रहेगा या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी जिससे भारत के लोगों को राहत मिल सके? धन्यवाद महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्षी सांसद को बताना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में विश्व में कच्चे तेल के दामों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। तो मैं यह बता दूं कि भारत में इसका प्रभाव कम करने के लिए हमने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपए में 8 रुपए कम किया और अब यह 19.90 रुपए है। डीजल पर 21.80 रुपए में 6 रुपए घटाए और अब यह 15.80 रुपए है। इससे पेट्रोल और डीजल के दामों को स्थिर
तेलों की सीमा स्थान को घटाकर 0.05% कर दिया है। सरकार ने सीमा शुल्क में बदलाव किया है, आयात शुल्क में कटौती की है और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे खाद्य तेलों में महंगाई दर कम हुई है। रही बात खाद्य पदार्थ की, तो पिछले कुछ समय में से धरती पर बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अत्यधिक बदलाव आया है। इसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में फसल बर्बाद हुई है, परंतु फिर भी महोदया, मैं माननीय सांसद को विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द ही इस महंगाई को कम कर दिया जाएगा। इस दिशा से निपटने के लिए हमारी सरकार पिछले 5 वर्षों से भारत की तमाम गरीब जनता को खाद्यान्न मुफ्त वितरण कर रही है। हमारी सरकार भारत के सभी नागरिकों के प्रति संवेदनशील है। धन्यवाद महोदया। आज की कार्यवाही का अगला मत शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी कमल के महोदया, जनसंख्या की गणना से ही विकास की नीतियां बनाई जाती हैं। जनसंख्या का जब तक सही पता ही नहीं होगा तो नीतियां कैसे बनेगी, राष्ट्र का भविष्य कैसे बनेगा। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या भारत सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रही, जबकि यह 2021 में होनी थी। पहले ही 4 वर्ष देरी हो चुकी है। खैर महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार क्या जातिगत जनगणना कराएगी? जातिगत जनगणना से प्रत्येक जाति को उसका एक हक मिल सकेगा। सरकार जातिगत जनगणना कब तक कराएगी? जातिगत जनगणना होगी भी या नहीं, कृपया बताएं। धन्यवाद महोदया। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहता हूँ, उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, शायद उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है। 2021 में हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्राही कर रहा था। ऐसे में यदि जनगणना कराने का मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लिया जाता, भारत की आधी जनसंख्या मृत्यु का ग्रास बनकर रह जाती। महोदया, हमारी सरकार जनगणना के कार्य को लेकर संजीदा है। शीघ्र ही यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने जातिगत जनगणना की बात कही। आजादी से पहले 1931 में देश को बांटने की नीति के तहत औपनिवेशिक सरकार ने यह दुष्कृत्य किया था और उस समय देश में कुल जातियों की संख्या 4147 दर्शाई थी। 2021 में हमसे पहले की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराने का कार्य किया, जिसमें जातिगत आंकड़ों में अत्यधिक विसंगतियों के कारण उनको प्रदर्शित नहीं किया गया, क्योंकि उनके अनुसार देश में उस समय जातियों की संख्या बढ़कर 4 लाख से भी अधिक हो गई थी। हमारी सरकार देश को बांटना या तोड़ना नहीं चाहती, अपितु मजबूत शक्त राष्ट्र बनाना चाहती है। जातिगत जनगणना से वैमनस्य फैलेगा। विकास के लिए जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 वर्ष से बिना भेदभाव के देश के प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हमारी सरकार ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकती। हमारे देश के सभी नागरिक भारतीय हैं और यही उनका धर्म है और यही उनकी जाति है। धन्यवाद महोदया। मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे की कार्यवाही में कुमारी प्रिया अपना प्रस्ताव पेश करें। माननीय स्पीकर मैं कानून का प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन से अनुमति के लिए निवेदन करती हूँ। अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन बिल सदन में पेश करने जा रही है, परंतु महोदया ये बिल संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। यह संघीय ढांचे को समाप्त करने के लिए लाया जा रहा है। इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और इससे संविधान निर्माताओं ने जो बड़े ही सोच विचार के साथ संघीय ढांचा तैयार किया था वह भी नष्ट हो जाएगा। इससे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। इससे मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। माननीय गृह मंत्री सरकार का रुख स्पष्ट करें और इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा की जाए। धन्यवाद महोदया। माननीय गृह मंत्री
मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमारी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक व राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मांगी और चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभ और उसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें से 80% ने एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बात कही। 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत की और उसमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया। महोदया, अभी सदन में जब यह बिल पेश होगा, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और सभी को इसमें अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर होगा। अतः अभी इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद महोदया। आज की कार्रवाई का अगला मत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कुमारी स्नेहा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शिक्षा उन्नति का आधार है, शिक्षा प्रगति का द्वारा है, शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, शिक्षा से ही व्यक्ति अपने इतिहास को भली भांति जान पाता है, शिक्षा से ही विज्ञान की उन्नति की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शिक्षा मंत्री समय समय पर नई शिक्षा नीति का दिखावा करती रहती है, परंतु मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि क्या नई शिक्षा नीति से किस प्रकार बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई शिक्षा नीति में 10वीं बोर्ड एग्जाम को समाप्त करने की बात कही गई है। क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन को 3 की बजाय 4 साल का करना कहाँ तक उचित है? क्या इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा? कृपया मंत्री जी स्पष्ट करें। धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी, नई रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को यह बताना चाहती हूँ कि शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। 36 वर्षों के पश्चात शिक्षा नीति में बदलाव केवल हमारी सरकार ने किया है। समय के साथ साथ विज्ञान ने भी प्रगति की है। पहले भी कई क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, परंतु पिछली सरकार ने शिक्षा के ऊपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, 5 ईयर फंडामेंटल, नर्सरी टू 2nd क्लास। नंबर 2, 3 ईयर प्रोपरेटरी। नंबर 3, 3 ईयर मिडिल, 6 to 8 क्लास। नंबर 4 ईयर सेकेंडरी, 9 to 12 क्लास। यह सही है कि केवल 12वीं में ही बोर्ड हो गया है, जिससे बच्चे खुले मन से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। महोदया, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। अतः हमारी सरकार ने NSKUF के तहत स्किल डेवलपमेंट शुरू की है, जिससे बच्चे 9वीं से ही स्किल सीखेंगे, वह 12वीं तक पहुँचते पहुँचते स्किल हो जाएंगे, वह बच्चे अपना रोजगार कर सकेंगे, वह दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। महोदया, कॉलेज की डिग्री 3 व 4 साल की हो गई है, जिसमें हर वर्ष सर्टिफिकेट का प्रावधान है। बच्चे 4 वर्ष की डिग्री के बाद 1 वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हमारी सरकार रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति लेकर आई है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। धन्यवाद महोदया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समाप्त होता है और आज की कार्रवाई का अगला मत विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव कुमारी शिवांगी। अध्यक्ष महोदया, आज सुबह जब मैं सदन कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ ही रही थी, तो एक प्राइवेट स्कूल के बाहर अधिक मात्रा में अभिभावकों का प्रदर्शन चल रहा था। मैं एक सांसद होने के नाते उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनके साथ बैठकर बातचीत करने लगी, परंतु यह बातचीत जारी ही थी कि तभी अनेक पुलिसकर्मी व स्कूल प्रबंधन के लोग वहां आ पहुंचे तथा शांति ढंग से चल रहे प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई। महोदया, मुझे भी वहां से जबरदस्ती निकालने का प्रयास किया गया। मैं एक सांसद होने के नाते मुझे इस व्यवहार का सामना करना पड़ा।
महासचिव जी आवश्यक दस्तावेजों को सभी सांसदों में बांट दिया जाए। युवा सांसद कुमारी भावना महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगी कुमारी भावना। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। युवा कुमारी संजना लोक लेखा समिति के वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगी कुमारी संजना। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद महोदया। अब विधि संबंधी कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय कानून मंत्री जी विधेयक का पूर्ण स्थापना करेंगे। मंत्री जी। मैं भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद महोदया। स्पीकर मैम, निसंदेह नई बातें समझ में आई। भ्रष्टाचार के आयाम बदल गए और भ्रष्टाचार की शैली भी बदल गई और निश्चय ही इसमें आधुनिकीकरण आया और इसीलिए हमें अपने भी आयाम बदलने की आवश्यकता हुई। किसी भी राजनीतिक दल के लिए, सत्ताधारी दल के लिए इतना बड़ा फैसला लेना सरल नहीं होता, लेकिन लोगों में यह विश्वसनीयता जगी है कि एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, इस समय सत्ता में है। इसीलिए हम यह बिल लेकर आए हैं। महोदया, इस बिल में यह बात पर बिल दिया गया है कि न सिर्फ रिश्वत लेने वाला बल्कि रिश्वत देने वाले को भी दोषी माना जाएगा, परंतु विशल ब्लोअर को यह सुविधा है कि वह 7 दिन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। भ्रष्टाचार के केस के लिए 2 वर्ष की ऑर्डिनरी टाइमलाइन रखी गई है। ऑर्डिनरी टाइमलाइन फॉर परमिशन के लिए भी रखी गई है। एक और बात इसमें यह भी है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें शामिल किया गया है और इसमें अनड्यू एडवांटेज का प्रावधान दिया गया है। On one hand, we are strict against corruption, and on the other hand, we also ensure that we provide a work-friendly environment to a government official, to a public servant, so that one can perform to the best of his ability. भ्रष्टाचार को गंभीर श्रेणी अपराध में लाने का प्रावधान है। अधिकतम सजा 5 से बढ़कर 7 वर्ष की गई है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा बिल है। धन्यवाद महोदय। प्रस्ताव पेश किया है कि पेश किया जाएगा, विचार किया जाए। कुमारी मनीषा। के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार ने नोटबंदी को लागू किया, भ्रष्टाचार मिटाने को भ्रष्टाचार मिटा, क्या काला धन समाप्त हुआ? महोदया, हमारे देश में अनेक त्रुटियां विद्यमान है, जैसे देश प्रथा जो आज भी जारी है, ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार भी एक त्रुटि है। सरकार पहले त्रुटियों को दूर करे, केवल कानून लाने से क्या होगा? महोदया, सरकार ने जनधन खाते खुलवाए, पर आज यह खाते काला धन सफेद करने का जरिया मात्र रह गए, जिनके माध्यम से भ्रष्टाचारी करोड़ों का काला धन सफेद कर रहे हैं। आपने क्या किया? ऐसे भ्रष्टाचार का आप पहले त्रुटियों को दूर कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, सुविधाएं दीजिए, तब ऐसे कानून का सही मायने में फायदा होगा। धन्यवाद महोदया जी। मैं इस बिल के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। महोदया, जब मेरे जैसे युवा पहली बार संसद में चुनकर आते हैं तो लोगों की उम्मीदों को साथ लेकर आते हैं। महोदया, आज हम भारत के आम लोगों के कारण विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले अपने संबोधन में कहा था कि चलता है जमाना चला गया। महोदया, अब तक तुम कहते हैं कि गांधी जी के मूल उपदेश अपनाओ और आगे बढ़ते जाओ। इस भ्रष्टाचार निवारण विधेयक में यह बड़ी अच्छी बात है कि रिश्वत लेने वाला ही नहीं, रिश्वत देने वाला भी दोषी है। इस विधेयक में 19 क्लॉजेज हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा बिल है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जो संशोधन विधेयक सदन में विचारणीय है वह भविष्य में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति मात्र का साधन बनकर तो नहीं रह जाएगा। आज सरकारी एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है।
आज बैंकों से फ्रॉड कर लाख करोड़ रुपए लेकर कुछ लोग विदेश भाग चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकारी एजेंसियां किस लिए हैं, वह क्या कर रही है, भगोड़े वापस क्यों नहीं लाया जा रहा। जबकि एक किसान से पूछो, एक स्टूडेंट से पूछो कि लोन लेने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह पूछना चाहता हूं कि आप बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं या बीमार लोगों को। यदि आप बीमार लोगों को समाप्त करना चाहते हैं तो यह बीमारी कभी समाप्त नहीं होगी। धन्यवाद माननीय सांसदों, विधेयक पर अगली चर्चा दिनांक 28 जनवरी को होगी। संशोधन विधेयक 2024 का तृतीय वाचन करेंगे। माननीय कानून मंत्री जी। महोदया जी, बिल पर चर्चा बड़ी सकारात्मक रही। जहां तक विषय की बात है, सबका रवैया सकारात्मक रहा है। कुल मिलाकर सभी का यही विचार रहा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना, तभी देश की प्रगति पर कर सकेगा। तो स्पीकर, मैं अब इस बिल को पास कराने की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद महोदय। नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे सांसदों ने जो प्रश्न पूछे थे उनका संतोषजनक हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपके माध्यम से निवेदन है, प्रधानमंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने सभी आदरणीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने प्रभावी एवं सकारात्मक सुझाव देकर विषय की मर्यादा को बनाए रखते हुए इसे महत्वपूर्ण बनाया। अध्यक्ष महोदया, सदन में एक सदस्य ने कुर्तियों को दूर करने की बात कही। हमारी सरकार ने आते ही यह कार्य शुरू कर दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छता अभियान आदि। क्या यह कुर्तियों को दूर करना नहीं था? महोदया, इन अभियानों के परिणाम भी आने आरंभ हो गए हैं। हमारे देश में बेटियों की संख्या के अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। जहां तक रोजगार की बात है, युवाओं को कौशल अनुसार ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे रोजगार देने वाले बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है। हमने कहा था, न खाएंगे न खाने देंगे। इसी का परिणाम है हमारी सरकार पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। महोदया, मैं सदन में यह आश्वासन देता हूं, एक भी सरकारी एजेंसी का प्रयोग गलत कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा है, न ही भविष्य में होगा। जो लोग देश का पैसा लेकर बाहर भाग चुके हैं, ईडी ने उनसे मुख्य मामलों में 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस हासिल कर ली है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वह देश छोड़कर भाग ही क्यों ना गए हों। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक अति आवश्यक है। मैं सदन में अपील करता हूं, इस विधेयक को पास करने में सभी सहयोग करें। इस ऐतिहासिक पल में सभी अपना योगदान दें और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। धन्यवाद महोदया। संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, कृपया सभी सदस्य अपने राय प्रस्तुत करें या प्रेरण की जाए। आगामी कार्रवाई को सदन में भेज दिया जाएगा। माननीय सभासदों, ये युवा संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
दाता